Okay, so let's start. Good morning everyone. तो आप जानते हैं सितंबर 2026 आपके एग्ज़ाम के लिए जो कट ऑफ डेट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज 28th फेब। तो 28th फेब तक के रिलेटेड जितने भी आपके अमेंडमेंट्स हैं, करेक्ट, तो वो सारे अमेंडमेंट्स अपन आज की क्लास में एक साथ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। So meaning thereby this is entirely relevant for September 26 and obviously Jan 27 वालों के लिए तो ये relevant always applicable है ही, बट एक्सक्लूसिव September 26 के लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। जैसा आप जानते हैं मई 26 में भी जो अमेंडमेंट होते हैं, आपको जो मैंने बुक दी है वहां मई 26 तक के तो अमेंडमेंट ऑलरेडी हैं। सितंबर 26 के भी आधे अमेंडमेंट आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक जिससे हमने क्लास में पढ़ा वो उसमें ऑलरेडी मिलेगा, बट इधर उधर हर चैप्टर वाइज है ही, पर अब हम उसको एक साथ चाहे देखा था तो भी दोबारा देख रहे हैं, और जो पार्ट नहीं देखा था, मान लो कोई चैप्टर हमारा हो गया था अमेंडमेंट उसके बाद आया था, तो उसको भी सब एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्जाम में अमेंडमेंट जो है आपका वो एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक रहता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में उसका ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, पूछता जरूर है। तो इसलिए वो सारे अमेंडमेंट जब एक साथ इकट्ठा आप पढ़ेंगे तो यू विल ऑल्सो गेन फर्दर एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग। तो अमेंडमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो ध्यान रखने वाली बात है, कई बार जीएसटी में कई सारे चेंजेस आते हैं जो आप सुनते हैं देखते हैं, पर मैंने आपको बताया था कि आपने क्लास में जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कई बार आगे की अमेंडमेंट्स आप पहले सुन लेते हैं पर वो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए जो कट ऑफ डेट है दैट इज 28 फेब, कोई भी अमेंडमेंट इसके बाद आया तो सितंबर 26 के लिए वो अप्लाई नहीं होगा, हाँ सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स के लिए वो अप्लाई हो सकता है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे जितने भी ऐसे अमेंडमेंट्स हैं वो सारे अमेंडमेंट्स चैप्टर वाइज जो अभी अपने काम काम के हैं वो हमने अब एक साथ डिस्कस करना है। तो चैप्टर वाइज अगर बात करें तो जैसे पहला चैप्टर हमारा था सप्लाई, तो सप्लाई में एज सच कोई ऐसा रिसेंट अमेंडमेंट नहीं है, यानी जो हमने पढ़ा वो सप्लाई ही आपका फुल एंड फाइनल सप्लाई है, करेक्ट। तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा अपन ने पढ़ा था चार्ज। तो दूसरा चैप्टर जो हमारा था वो था चार्ज अंडर जीएसटी। चार्ज अंडर जीएसटी की जब अपन बात करते हैं तो चार्ज अंडर जीएसटी में किस तरीके के अमेंडमेंट हैं, तो चार्ज में एक आपने सेक्शन 9 देखा था और एक सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी का था। तो कंपोजिशन लेवी तो अलग है पूरा। चार्जेबिलिटी में हमने देखा था तीन तरीके के लोगों पे चार्जेबिलिटी रहती है, 912 में सप्लायर पे, 9394 में रेसिपिएंट पे और 95 में ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन 95 जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है उसकी चार्जेबिलिटी कैसे होती है, तो वो अपन ने देखा था इंस्टेंसेस की कुछ सर्विसेज ऐसी थी जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स देगा, पर कुछ सर्विसेज ऐसी थी जहां पे बोला गया था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर तब टैक्स देगा अगर, ई कॉमर्स ऑपरेटर कब टैक्स देगा, अगर सप्लायर इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसका मतलब अगर सप्लायर रजिस्टर होता है तो फिर सप्लायर ही टैक्स देगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स नहीं देता था। तो उसमें अपन ने जो मोस्टली सर्विसेज जो देखी थी, तो एक सर्विस आपने देखी थी 95 में रेस्टोरेंट की सर्विस, करेक्ट, और एक सर्विस आपने देखी थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस, मीनिंग देयर बाय, तो एक आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जो था वो देखा था और एक रेस्टोरेंट देखा था। तो इन दो में तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स देता है, करेक्ट। पर दो सर्विसेज ऐसी थी जहां पे हमने देखा था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर तब टैक्स देता है अगर सप्लायर रजिस्टर नहीं है। तो वो दो सर्विसेज जो आपने देखी थी वो थी अकोमोडेशन इन होटल वाली सर्विस, और एक आपने देखा था हाउस कीपिंग की सर्विस, करेक्ट। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में आप जानते हैं ओमनी बस वाला ट्रांसपोर्टेशन अगर कंपनी वाला है तो वहां पे कंपनी ही टैक्स देगा, तो वो भी हमने देखा था। अगर इको वाला जो है ओमनी बस वो कौन है, कंपनी वाला, तो अगर वो कंपनी है तो फिर कंपनी ही टैक्स देगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स नहीं देता। ये सारी बातें हमने देखी थी, तो 5 पॉइंट आपने पढ़े थे। और मैंने आपको पढ़ते बताया था कि एक और पॉइंट उसमें ऐड हुआ है रिसेंटली, तो दैट इज द अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट जो है वो आपके लिए हाईलाइटेड है। तो हाईलाइटेड अमेंडमेंट क्या है, सर्विस बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। तो लोकल डिलीवरी की जो सर्विस दी जाती है, कई बार कई लोग लोकल डिलीवरी की सर्विस देते हैं, करेक्ट, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22। इसका मतलब
एक नई सर्विस को नोटिफाई किया गया, वो है लोकल डिलीवरी सर्विस, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की तारीख में आप देखते हैं कोई भी सामान आपको मंगाना होता है, ठीक, तो कई बार कई ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो ये वाली सर्विस भी देते हैं कि आप बस ऑर्डर करो, तुरंत ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन आप क्लिक इट करिए, वो आपके घर तक लेके आ जाएगा सामान। करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय, तो ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सर्विस देते हैं, तो ये लोकल डिलीवरी सर्विस के केस हो गए। तो अगर आप इनके थ्रू लोकल डिलीवरी की सर्विस ले रहे हैं, तो अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा। कब? अगर जो सर्विस दे रहा है वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं, मतलब इसको कौन सी कैटेगरी में रखा? होटल वाली कैटेगरी में, यानी हॉस्टल अकोमोडेशन, मतलब होटल अकोमोडेशन वाली जो कैटेगरी थी, करेक्ट, हाउसकीपिंग वाली जो कैटेगरी थी, इसको उस कैटेगरी में रखा कि अगर जो सर्विस दे रहा है वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो वही टैक्स देगा, वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर वो टैक्स नहीं देगा। कौन टैक्स देगा? फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा। मतलब गवर्नमेंट इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाना चाहती है, ये बात क्लियर हो गई। करेक्ट। तो जैसे अपन ने जैसे अगर आपको याद हो, मैंने आपको जो टॉपिक चार्ट पढ़ाया था, 1 सेकेंड, तो अपन ने एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जो टैक्सेबिलिटी बनाई थी कि कब ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देता है और कब नहीं। इफ यू कुड रिमेंबर, हम उसी चार्ट से लिंक कर रहे हैं, याद करिए। ये अपन ने कुछ बनाया था कि कौन कौन 9(5) में टैक्स देता है। तो 9(5) में कौन टैक्स देता है, तो अपन ने देखा था कि ये दो लोग पहले से थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और रेस्टोरेंट सर्विस। सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हो या ना हो, यहाँ पे हमने लिखा था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(5). एग्रीड। फिर अपन ने ये दो लिखा था यहाँ पे, अकोमोडेशन सर्विस और हाउसकीपिंग सर्विस। यहाँ पे अपने को चेक करना था सर्विस प्रोवाइडर जो है वो रजिस्टर्ड या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स नहीं देता, सर्विस प्रोवाइडर ही टैक्स देता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या काम करता है? लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, तो वो टीसीएस कलेक्ट करता है 52 वाला, तो ये अपन ने पढ़ा था। लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स देगा 9(5) में, और जब 9(5) में टैक्स देगा तब 52 वाला टीसीएस अप्लाई नहीं होगा, ये हमने देखा था। अब जो लोकल डिलीवरी की सर्विस है वो किस में ऐड हुई है? इसी में ऐड हो गई है। तो दिस वाला पोर्शन इज एन अमेंडमेंट। तो ये वाला पॉइंट इस पोर्शन में ऐड हो गया, यही आपका सिंगल अमेंडमेंट है किसमें? चार्ज अंडर जीएसटी में। तो आप ध्यान रखिएगा, हालांकि ये अमेंडमेंट मई 26 में भी था, बट आपके लिए भी रेलिवेंट है। मई 26 क्वेश्चन नंबर 1 में जब आया था तो इसका एक ट्रीटमेंट दे दिया गया था। करेक्ट। पहला क्वेश्चन का एक पॉइंट का ट्रीटमेंट यही था, लोकल डिलीवरी सर्विस। तो आपको पता होना चाहिए कब मैं टैक्स दूंगा, कब वो टैक्स देगा। तो सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है तो वही टैक्स देगा, सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड नहीं है, लायबल टू रजिस्टर नहीं है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा इस ट्रांजैक्शन पे। बोलो ये वाला ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया? जी सर। ठीक। तो यानी चार्ज के बारे में हमने देख लिया। तो चार्ज चैप्टर में जो चेंज था वो आपने स्टडी कर लिया। तो ये इफेक्टिव हुआ था 22 सितंबर, और ज्यादातर जो भी चेंजेस हैं वो मोस्टली आपको 22 सितंबर 25 से इफेक्टिव दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जीएसटी 2.0 जो आया था वो इफेक्टिव हुआ था 22 सितंबर 25 से। ठीक, लेकिन उनकी इफेक्टिव डेट अलग अलग थी, तो इस प्रकार से हमारे लिए ये सब रेलिवेंट हो रहा है। मतलब ये मई में भी था, ये सितंबर में भी इक्वली है। अगला चेंजेस जो आया है वो आया है ऑन द टॉपिक एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस में हमेशा 3 तरीके के चेंजेस होते हैं। कुछ एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस हटाई जाती हैं, करेक्ट, कुछ नई एग्जेम्पशंस डाली जाती हैं, करेक्ट, और कुछ एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस को अमेंड किया जाता है। बस। तो ये 3 पैटर्न पे चेंजेस मिलते हैं। तो आपके लिए कौन कौन इन 3 में से कितने चीजें वैलिड है नहीं है, वो सब आपको स्पेसिफिक अब एक जगह मिल रहा है अमेंडमेंट पे। अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन। एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन मतलब जो एग्जेम्पशन ऑलरेडी है उसमें क्या चेंज हुआ, तो उसमें एक चेंज हुआ जीटीए की सर्विस में। तो याद करो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड जो आपने देखा था, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड अगर आप करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है अनलेस जीटीए की सर्विस और कोरियर एजेंसी की सर्विस हो। तो ये आपको मैंने जीटीए के एग्जेम्पशन में पढ़ाया था कि कंट्री में जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस देता है अदर देन ये दो लोग, वो टैक्सेबल होता है। तो फिर सवाल हुआ यही लोकल डिलीवरी वाला, अभी जो आपने रिसेंट अमेंडमेंट पढ़ा, तो लोकल डिलीवरी भी तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड हो गया, तो वो इसमें एग्जेम्पशन ले, उधर टैक्स करते तो इधर एग्जेम्पशन पे आ जाते। तो इसलिए टू मैच इट यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन डाला गया
क्या एक्सप्लेनेशन डाला गया कि जो भी ऐसा लोकल डिलीवरी की सर्विस देता है, चाहे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर दे रहा हो, चाहे कोई उसके थ्रू दे रहा हो, करेक्ट, चाहे ई कॉमर्स ऑपरेटर ये सर्विस देता हो या उसके थ्रू कोई ये सर्विस देता हो, करेक्ट, तो ऐसा जो भी ये सर्विस दे रहे हैं तो ये सब पे ये वाला एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगा। तो मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड वाला एग्जेम्पशन ये लोग क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो टैक्स देना है। अब इनमें टैक्स कौन देगा, या तो सर्विस प्रोवाइडर देगा या ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा। तो क्योंकि इनको टैक्स देना है इसलिए एग्जेम्पशन से, एक्सप्लेनेशन से इनको हटा दिया। तो ये दोनों चैप्टर को लिंक हो गया, एग्जेम्पशन को क्यों यहाँ पे हटाया गया, करेक्ट। तो ये इसका एक एडिशन है, मतलब ये अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन हो गया, करेक्ट। तो ये आपने एंट्री नंबर 18 जो आपके बुक में अगर हम बात करें तो जो आपने एग्जेम्पशन पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, एंट्री नंबर 18, वहां पे ये पार्ट ऐड मिलेगा। उसके बाद नए एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस्ड, कुछ ऐसे नए एग्जेम्पशंस आए, ऑब्वियसली इसका भी रोल एग्जाम में इंडिपेंडेंट हो सकता है, 5 नंबर का सवाल बनाने के लिए आए। तो नए एग्जेम्पशन जो आए वो क्या थे, तो एंट्री नंबर 36C, 36D और 36E, ये तीन नए एग्जेम्पशन जोड़े गए। ये किससे जुड़े हुए हैं, तो याद करो, सबसे फेमस जो एग्जेम्पशन जो काफी समय से मांगा जा रहा था गवर्नमेंट से कि भैया इसको एग्जेम करो, इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ बेसिक नेसेसिटी, वो गवर्नमेंट ने फाइनली 22 सितंबर 25 को 2.0 में माना, और वो था लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, करेक्ट। पहले हमने देखा था सिर्फ स्पेसिफाइड लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज, उसमें भी ज्यादातर गवर्नमेंट वाली पॉलिसीज वो सब एग्जेम्प्ट होती थी, करेक्ट, और कुछ जनरल इंश्योरेंस वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर वो एग्जेम्प्ट होते थे। पर अब कोई भी तरीके का लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई भी तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो सब एग्जेम्पशन है। तो इसका मतलब आज की तारीख में अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस कराता, टर्म इंश्योरेंस कराता, हेल्थ इंश्योरेंस कराता, उस पर जीएसटी नहीं लगता। वो किसका होना चाहिए, इंडिविजुअल का खुद का या उसके फैमिली मेंबर का। इसका दूसरा मतलब, अगर आपने ग्रुप इंश्योरेंस कराया तो वो एग्जेम नहीं होता। ग्रुप इंश्योरेंस एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे बताया था कि जैसे आपने मान लीजिए रिलायंस ने अपने यहाँ काम करने वाले पूरे एम्प्लॉयज हैं, उनका एक ग्रुप इंश्योरेंस कराया, करेक्ट, प्रीमियम रिलायंस दे रहा है, क्या वो एग्जाम्शन है, वो एग्जाम्शन नहीं है। लेकिन आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, प्रीमियम देंगे, दैट इज एग्जाम। तो देखिए क्या बोल रहा है, सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर टू द इंश्योरर वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप, वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप। तो कल को एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना हो तो इस पॉइंट पे बना के पूछेगा कि क्या आपके आंसर में कोई बदलाव आएगा अगर वो ग्रुप इंश्योरेंस था या वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस था, करेक्ट। एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं, दिस एग्जाम्पशन शैल अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वेयर द इंश्योर्ड इज इंडिविजुअल और इंडिविजुअल एंड फैमिली ऑफ द सेड इंडिविजुअल। तो वो या तो वो इंश्योरेंस किसका कराता है, व्यक्ति अपना कराता है या अपनी फैमिली का कराता है, करेक्ट। तो उन्हीं के लिए ये एग्जाम्पशन अवेलेबल रहेगी। और ऊपर के लिए फैमिली का मतलब ऑल इंडिविजुअल्स इंश्योर्ड एज फैमिली इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस कंपनी खुद डिसाइड करती है कि उसकी फैमिली के क्राइटेरिया में कौन आता है। तो जिसको भी आपने उस पॉलिसी में अपना फैमिली मेंबर बताया, अक्सर फैमिली मेंबर मतलब सेल्स स्पाउस चिल्ड्रन होते हैं, करेक्ट, लेकिन पेरेंट्स को भी आप करना चाहते हैं तो उनको अलग से आप इंश्योरेंस में कवर करते हैं, खासतौर पे हेल्थ इंश्योरेंस पे, ठीक। तो ये फैमिली जो पॉलिसी में आपके लिखा हुआ है वो लोग फैमिली होंगे। तो ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्जाम्पशन था। सेम एग्जाम्पशन 36D में, सेम एग्जाम्पशन 36D में आपको हेल्थ का मिलेगा। तो सर्विस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस सेम प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर टू द इंश्योर्ड वेयर इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप। तो अगर वो इंश्योर्ड ग्रुप नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट होगा 36D में, ठीक। ये भी किसके लिए है, वही इंडिविजुअल या इंडिविजुअल एंड फैमिली ऑफ द सेड इंडिविजुअल, और फैमिली का मतलब ऑल इंडिविजुअल इंश्योर्ड एज फैमिली इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब सेम बात है। तो ये भी इफेक्टिव हुआ था आपका 22 सितंबर से। तो ये दो एग्जाम्पशन हेल्थ और लाइफ के थे। फिर 36 क्या, कि कई बार फिर आप इनका री इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस कराता, करेक्ट। तो री इंश्योरेंस होता, अगर इन्हीं चीज का री इंश्योरेंस हो रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक। तो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस हो रहा है, री इंश्योरेंस वो भी एग्जेम्प्ट हो रहा, करेक्ट। तो दैट इज रूल 36E, दैट इज एक तरीके से एंट्री 36E। तो ये तीन तरीके के एग्जाम्पशंस यहाँ पे हमने देखे थे, 36C, 36D और 36E। तो मतलब इसमें क्या नया आया, इसमें लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को माफ किया और उन्हीं से रिलेटेड उनके री इंश्योरेंस को भी माफ किया, करेक्ट। उसके बाद अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन। तो
जो ऑलरेडी डेफिनेशन थी जीटीए वाली, उस जीटीए की मतलब ये भी वही है जो जीटीए पहले किसको बोलते थे, जो केवल कंसाइनमेंट नोट इशू करता था और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता था बाय रोड, उसको जीटीए बोलते थे। अब उसकी डेफिनेशन से ही देखिए यही लोगों को बाहर किया, लोकल डिलीवरी वालों को, मतलब ये पूरा एक टाइप का अमेंडमेंट किया गया। तो जीटीए की डेफिनेशन से लोकल डिलीवरी वालों को बाहर किया, जो ये लोकल डिलीवरी वाला काम करते हैं। तो देखिए जीटीए का मतलब वही है, एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो जो गुड्स बाय रोड का काम कर रहे हैं वो तो है ही। इशू अ कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ये पहले भी था, बट डज नॉट इंक्लूड। कल को इंडिपेंडेंटली जीटीए पे एक 5 नंबर का सवाल बना ले और उसमें लोकल डिलीवरी के ऊपर बना ले। आजकल वैसे भी जो सवाल आता है आप जानते हैं, कंप्लीटली ज्यादातर एआई जनरेटेड आ जाते हैं। तो अगर एआई जनरेटेड कुछ सवाल आ गए तो लोकल डिलीवरी पे सवाल बनाने में कितना समय लगेगा। तो अगर ऐसा एक सवाल बना के दाग दिया आपके ऊपर एग्जाम में, तो आप समझिए ये सब जितने भी कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं ये सब उस क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे लोगों को जीटीए नहीं बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन से उनको बाहर कर दिया गया। तो ये है। अब वैसे ही ठीक है, वो नई डेफिनेशन में वही 36C और डी इंश्योरेंस से रिलेटेड डेफिनेशन इंट्रोड्यूस किया। ठीक, मतलब डेफिनेशन पार्ट इज लीस्ट रेलिवेंट इन एग्जाम्शन। ठीक, तो ये एग्जाम्शन मतलब एग्जाम्शन में दो प्राइम चेंजेस थे, एक जीटीए में लोकल डिलीवरी और दूसरा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, ये प्राइम चेंजेस थे। बाकी जो भी था वो ऑलरेडी हमारे एग्जाम्शन चैप्टर आपकी बुक में कंप्लीटली अवेलेबल है। तो ये एग्जाम्शन का अमेंडमेंट हुआ, करेक्ट। तीसरा जो चेंज था यह है, वो है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई पे अगर हम बात करें, मतलब चेंज नहीं है, इस सवाल का जवाब पहले भी था, ये एक तरीके का रिपीटिशन भी बोल सकते हो। किसके ऊपर है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो है, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पे सवाल ये था कि वही पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो दिया जाता है तो उसमें आईटीसी रिवर्स करना है, सामने वाले बायर को वो आईटीसी पूरा मिलेगा, कम मिलेगा, क्या मिलेगा। तो आज आप जानते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए डिडक्शन जो है, मतलब एक्सक्लूजन कहाँ है, 15 सबसेक्शन 3 का क्लॉज बी में। तो क्लॉज बी जो अमेंडमेंट है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में, हालांकि उसमें आगे और भी चेंज आ चुके हैं पर वो इफेक्टिव 1 अप्रैल से है। तो इफेक्टिव 1 अप्रैल से तो वो अभी जो हमने कंडीशन पढ़ी 15(3)(b की, वो क्या है, दो कंडीशन है, क्या, एग्रीमेंट होना चाहिए और बायर मस्ट हैव रिवर्स द प्रोपोर्शनेट आईटीसी, ये दो कंडीशन है। हालांकि आगे अब आ चुका वो एग्रीमेंट वाली कंडीशन, वैसे यूजलेस कंडीशन थी जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आप इसको साबित कैसे करेंगे कि एग्रीमेंट था कि नहीं, कोई राइटिंग में एग्रीमेंट तो होता नहीं। तो ये वाली कंडीशन यूजलेस कंडीशन थी, इसको रिप्लेस करके हो गया है कि सेलर ने बायर को क्रेडिट नोट देना चाहिए, जो ऑब्वियसली वो देता है, तो क्रेडिट नोट दो और बायर आईटीसी रिवर्स करे। तो ये दो कंडीशंस है, बट अगेन वो इफेक्टिव डेट आपके एग्जाम के बाद की है, एप्लीकेबिलिटी डेट के बाद की है, तो वो पॉइंट आपने लिखना नहीं है। तो ये जो डिस्कशन है, क्या वही ऐसे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जिसमें आप जीएसटी रिवर्स नहीं करते, तो बिना जीएसटी वाला क्रेडिट नोट कौन सा होता था, कमर्शियल क्रेडिट नोट। तो आप समझिए मैंने आपको कुछ सामान बेचा, करेक्ट, बिल आया 11,200 का, आपने मुझे 11,000 रुपए दे दिए, बोले सर बस बहुत हो गया, इतना तो चलेगा। मैंने बोला चल ठीक है 200 रुपया डिस्काउंट। अब मैंने आपको 200 रुपए जो डिस्काउंट दे दिया, बोला तो मैंने डिस्काउंट ही, करेक्ट। अब सवाल है क्या ये डिस्काउंट पे मैं अपनी आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी कम कर सकता हूँ, क्या इसे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट 15(3)(b वाला मान सकता हूँ, नहीं। क्यों, रीजन हम क्या देखते थे कि पहले एग्रीमेंट ही नहीं है, करेक्ट। तो पर 200 रुपए है तो डिस्काउंट ही, तो मैं आपको ऐसे वक्त क्या देता था, कमर्शियल क्रेडिट नोट। कमर्शियल क्रेडिट नोट या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट क्या होते थे, बिना जीएसटी वाले क्रेडिट नोट्स होते थे। अब सवाल यह है, चलो मैं तो अपनी आउटपुट लाइबिलिटी कम नहीं कर सकता, अब आपने तो मुझे 11,000 रुपए ही दिए, तो क्या आपको आईटीसी वो 11,000 पे मिलेगा कि 11,200 पे मिलेगा, तो क्या उसमें 200 पे आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये हमने देखा था। क्योंकि भैया जब मेरे को आउटपुट लाइबिलिटी कम करने नहीं दे रहे तो आपको आईटीसी रिवर्स करने क्यों बोलेगा। भले ही 200 रुपए डिस्काउंट है पर वो कमर्शियल क्रेडिट नोट वाला डिस्काउंट है जो कॉमन पार्लेंस में बिजनेस में दिया जाता है। तो ये पहले भी आ चुका था सर्कुलर, ये दोबारा गवर्नमेंट भूल गई तो वापस से फ्रेश सर्कुलर दे दी, बोले काफी पुराना हो गया था। तो चीज वही है, क्या, कि वो जो 200 रुपए डिस्काउंट है क्या उसमें बायर को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, द आंसर इज नो। तो ऐसा ही एक केस स्टडी बना के दे देगा जहां पे मैंने आपको 11,200 का बिल दिया, मान लो उसमें 10,500 चीज का था, 700 रुपए जीएसटी का था, अब आपने मुझे 11,000 दिया। अब 11,000 अगर दिया तो क्या वो 11,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के उसमें जितना जीएसटी होता है उतना ही आईटीसी लेंगे कि आप पूरा वो 700 रुपए ले सकते हैं।
तो पूरा 700 का आईटीसी आपको मिलेगा। आपने प्रोपोर्शनेट आईटीसी वहां रिवर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो क्रेडिट नोट दिया वो कौन सा वाला है, 34 वाला क्रेडिट नोट नहीं है, वो कमर्शियल ऑब्लिक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है। तो ये समय समय पे इनके सवाल आते रहते हैं, तो गवर्नमेंट वही वही सर्कुलर देती रहती है। तो क्लैरिफिकेशन ऑन डाउट्स रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। तो जो सेकेंडरी डिस्काउंट होता है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, उनको लेके डिस्कशन है। तो इशू क्या था अब आप जान चुके हैं। क्या फुल आईटीसी इज अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई व्हेन रेसिपिएंट्स मेक डिस्काउंटेड पेमेंट। डिस्काउंटेड पेमेंट कैसे, तो एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि बिल मान लो 11,200 का, पेमेंट 11,000, डिस्काउंट 200। पर ये डिस्काउंट 200 कैसा हो गया, बस ठीक है चलो दे दिए बाद में अचानक से। तो अब ऐसा कुछ हुआ तो बात ये चल रही है। ठीक, ये सब इंक्लूसिव जीएसटी फिगर दे रहा हूं आपको मैं। तो क्या इस पे व्हेन द रेसिपिएंट मेक डिस्काउंटेड पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल कमर्शियल क्रेडिट नोट। फाइनेंशियल कमर्शियल क्रेडिट नोट को आप क्या बोलते थे, फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट को बिना जीएसटी वाला क्रेडिट नोट, ये मैंने आपको बताया था, इशूड बाय द सेट सप्लायर। तो क्या आईटीसी पूरा मिलेगा या इसमें रिवर्स करना पड़ेगा 200 में जितना जीएसटी होता है उसको। तो पहले भी क्लैरिफाई हो चुका, वापस से क्लैरिफाई कर दिया गया। देखो डेट भी क्या दे रहा है, 7 मार्च 19, मतलब पहले आ चुका था ये क्लैरिफिकेशन शुरू शुरू में। That supplier of goods can issue financial commercial credit note and in such cases he will not be eligible to reduce his original tax liability। ये किसके लिए था, सप्लायर, कि सप्लायर अपनी ओरिजिनल टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये 15(3)(b के अंदर क्वालिफाई नहीं हो रहा डिस्काउंट के लिए। करेक्ट। As transaction value is not allowed to be reduced on account of issue of financial commercial credit note, accordingly the tax charged from recipient would also not get reduced। तो जब सेलर अपनी लाइबिलिटी कम नहीं कर रहा तो बायर अपना आईटीसी क्यों कम करेगा, भाई सेलर ने तो पूरा टैक्स गवर्नमेंट को दिया, तो बायर को भी पूरा आईटीसी मिलना चाहिए। करेक्ट। तो क्लैरिफिकेशन क्या है, यही क्लैरिफिकेशन है दैट द रेसिपिएंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी। तो रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, ये एंड रिजल्ट है। प्रैक्टिकल केस स्टडी आईटीसी चैप्टर पे आपसे पूछ ले या वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर पूछ ले। करेक्ट। attributed to discount provided on वही financial commercial credit note issued by the supplier, क्योंकि there is reason क्या दोगे, क्योंकि there is no reduction in original transaction value, क्योंकि original transaction value कम नहीं हुआ तो बायर को आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती। तो ये पहला था। दूसरा, whether a post sale discount, जैसे आप जानते हैं जो ऐसे इशू होते हैं और जो सर्कुलर से गवर्नमेंट उसका जवाब देती है, सेम एज इट इज एग्जाम में वही सवाल छप जाता है, वही इशू सवाल बन के आ जाता है, फिर आपको जो क्लैरिफिकेशन है वही आपका जवाब बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर ही है आपके एग्जाम का, समझ लो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। करेक्ट। कि पोस्ट सेल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू इट्स डीलर डिस्ट्रीब्यूटर would be treated as consideration paid by manufacturer for dealer supply of same goods to the end customer as a monetary value of inducement to supply of goods manufactured by him to the end customer। कई बार सेल को करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स हैं जो मैन्युफैक्चरर डीलर को देते हैं। जैसे याद करो कई बार मैंने आपको दिखाया था ईयर एंड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कई बार ऐसे अलग अलग टाइप के डिस्काउंट्स अलग अलग स्कीम्स के अंदर देते हैं। कई बार सेल्स को प्रमोट करने के लिए देते हैं कि जो मेरे हाईएस्ट सेलर होंगे, जो सबसे ज्यादा टीवी बेचेंगे, मैं उनको एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट दूंगा पूरे साल भर में। जो लोग सबसे ज्यादा टीवी बेचेंगे मैं उनको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। ये बात मैं शुरू से बता के रखता था। तो ये सब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की कैटेगरी में आते थे। करेक्ट। अब सवाल यही उठ रहा था कि वो जो 2% डिस्काउंट है, क्या इसे कंसिडरेशन मान के, मतलब ये मान जाए कि जो मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने डीलर को दिया, डीलर कस्टमर को बेच रहा है, तो मैं जब उसको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ, उसको फायदा मिल रहा है, तो क्या ये एक सप्लाई है जो वो डीलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा है। तो सवाल आपसे ये किया जा रहा है क्या या इसे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मान के 15(3)(b) में भी माइनस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। करेक्ट। तो यानी सिनेरियो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचता है, डीलर कस्टमर को बेचता है। करेक्ट। तो ये जो बीच में एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स या ये सब कुछ चीजें दी जाती है, तो क्या उसे सप्लाई मानना चाहिए, और जो ये डिस्काउंट है क्या ये कंसिडरेशन मानना चाहिए, इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई बोल के। तो उसका जवाब दे रहा है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि
सेलर और मतलब मैन्युफैक्चरर और डीलर या एंड कस्टमर के बीच में कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था इस चीज का कि नहीं हुआ था। वेयर देर इज नो एग्रीमेंट, अगर उनके बीच में नो एग्रीमेंट है, किसके बीच में, बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द एंड कस्टमर, तो ये दो इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजेक्शन है। किसने किसको बेचा, कि पहला ट्रांजेक्शन मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा, दूसरा ट्रांजेक्शन डीलर ने कस्टमर को बेचा, तो ये दो इंडिपेंडेंट सेल है। सैमसंग ने टीवी अपने एजेंट को बेचा, एजेंट ने टीवी कस्टमर को बेचा, करेक्ट। तो ये टू इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजैक्शन है, वन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डीलर एंड द अदर फ्रॉम डीलर टू द एंड कस्टमर। और जब ये इंडिपेंडेंट है तो दिस डिस्काउंट आर सिंपली गिवन फॉर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग टू पुश सेल्स, रीजन बता रहा, एंड मियरली रिड्यूस द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स। तो ये डिस्काउंट देने की वजह क्या होती है, क्योंकि भैया हम नहीं देंगे तो फिर वो किसी और से सामान खरीद लेगा, इसलिए कई बार मैन्युफैक्चरर डीलर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देते हैं, एंड आर नॉट लिंक टू एनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी रेंडर्ड टू द मैन्युफैक्चरर। तो ये ऐसा नहीं मानते कि डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कोई सर्विस दी है, उसके बदले में 2% डिस्काउंट, मतलब एक टाइप का पैसा सा कंसिडरेशन है जो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया, ये अलग से सप्लाई नहीं है। दिस इज नॉट इन द नेचर ऑफ सप्लाई, ये ओरिजिनल जो था उसी का डिस्काउंट का पार्ट माना जाएगा, ये दो सप्लाई नहीं है, करेक्ट। दिस डिस्काउंट आर फॉर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जो मैंने बताया था। Therefore, it is clarified that such a discount cannot be included in consideration। जो पूछ रहा था कि क्या उसे consideration मानना है, तो ये consideration नहीं होगा, क्योंकि monetary value of as a monetary value of inducement of further supply of this goods, तो इसे consideration नहीं बोलेंगे। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, आपने इंश्योरेंस वाला एक केस सर्कुलर पढ़ा था, इंश्योरेंस में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, नो क्लेम बोनस, तो नो क्लेम बोनस पड़ा था। तो जब इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी नो क्लेम बोनस ऑफर करती है इंश्योर्ड को, तो सवाल क्या किया गया था कि क्या इसे अलग से एक सर्विस मानी जाए जो इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है, तो क्या बोला था, नहीं, चुपचाप उसको डिस्काउंट मानो और वैल्यू कम करके जो बाद आता है उसको जीएसटी लगाओ, वो होता था। तो वो तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई देते थे उसे, ये तो पोस्ट सप्लाई में हो रहा है, तो वही केस पोस्ट सप्लाई में हो रहा है। तो पूछ रहे हैं क्या डिस्काउंट माने या एक सर्विस है जो डीलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा है वो माने, तो बोले सर्विस कैसे हो सकती है, करेक्ट। तो ये सर्विस तो नहीं है, ये क्लियर कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा एग्रीमेंट था मैन्युफैक्चरर का एंड कस्टमर के साथ, मैन्युफैक्चरर का एंड कस्टमर के साथ कोई एग्रीमेंट, मतलब दो केस है ना, ये आपने पढ़ा, अगर इन केस देयर इज नो एग्रीमेंट, फिर आपसे पूछेगा विल योर आंसर चेंज इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, तो फिर आपका जवाब ये हो जाएगा, अगर एग्रीमेंट है कि भैया इतने में दोगे तो ही हम आपको सप्लाई करेंगे, तो उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा उसको पैसे कम किए जा रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, वो तो एक फिर एक सर्विस है उसकी जो आप दे रहे हो। तो इन केस देयर इज अ एग्रीमेंट, तो दोनों में फर्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर एग्रीमेंट है विद द एंड कस्टमर टू सप्लाई गुड्स एट डिस्काउंटेड प्राइजेस, तो मैन्युफैक्चरर may issue commercial or financial credit note to the dealer, enabling such dealer to provide the goods at the agreed discounted rate to the end consumer। कई बार कोई बड़े बड़े कस्टमर होते हैं, बोलते हैं भैया इतने में दोगे तो खरीदेंगे, मैन्युफैक्चरर से बात कर लो, तो मैन्युफैक्चरर कस्टमर को बोलता है चलो ठीक है इतने में आपको सप्लाई कर देंगे। अब डीलर बोलता है आपने मेरे को इतने ज्यादा दाम पे दिया, उसको कम दाम पे कैसे देंगे। तो इसलिए ऐसे पॉइंट को रोकने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को डीलर को फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। इट इज क्लैरिफाइड दैट सच पोस्ट सेल डिस्काउंट गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू द डीलर at a discounted rate should be included in overall consideration as it is inducement towards supply of goods by the dealer to the end customer। तो मतलब वो उसके ओवरऑल कंसिडरेशन का हिस्सा माना जाएगा। तो मतलब दो सिनेरियो में बना, एग्रीमेंट है तो क्या, एग्रीमेंट नहीं है तो क्या, करेक्ट। तो ये दूसरा था। तीसरा भी वैसे ही सिमिलर, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के पैटर्न पे। तो ये मतलब पूरे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की केस स्टडी कर दी। Whether a post-sale discount extended by manufacturer to dealer can be treated as consideration in lieu of activities performed to promote sale of goods। सेल ऑफ गुड्स को प्रमोट करने के लिए, तो याद करो कुछ कई बार कुछ चीजें जो दी जाती है प्रमोशन के लिए, तो अगर प्रमोट करने के लिए तो वो तो एक अलग से एक्टिविटी है जो डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए कर रहा है, तो वो एक सर्विस हो सकती है जो डीलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, तो वो एक अलग सप्लाई है बाय डीलर टू द मैन्युफैक्चरर, करेक्ट। When dealer receives such post-sale discounts, they may engage in promotional activities to boost sales। तो वो मैन्युफैक्चरर का सेल बढ़ाने के लिए कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं। However, these activities ultimately enhances the sale of goods that dealer themselves own, thereby increasing their own revenue।
बोल रहे हैं कि वो प्रमोशनल एक्टिविटी मैन्युफैक्चर की कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली सेल तो उन्हीं का बढ़ रहा है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने तो गुड्स डीलर को बेच दिया, अब आगे डीलर ने बेचना है। तो अगर वो पैरा 3 वाला एजेंट भी है तो सेल तो उसका बढ़ रहा है। तो in this context, discount merely reduces the sale price of the goods and is not linked to any independent service. तो वो कोई independent service का किस्सा नहीं है। तो क्या clarify आया? That post-sale discount offered by manufacturer to the dealers in such cases should not be treated as consideration. तो ये इसका final जवाब रहा कि उसे भी consideration नहीं माना जाएगा for a separate transaction. लेकिन जीएसटी वुड बी लेविएबल जहां पे डीलर अंडरटेक्स स्पेसिफिक सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज। ऐसे एग्जांपल के तौर पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन करा रहा है, को ब्रांडिंग करा रहा है, कस्टमाइजेशन सर्विस करा रहा है। अगर ये सब काम कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है डीलर मैन्युफैक्चरर के गुड्स पे और उसका पैसा मैन्युफैक्चरर से ले रहा है, करेक्ट, या डिस्काउंट बोल के ले करवा रहा है अपने पैसों में, तो भले ही वो डिस्काउंट बोल रहा है लेकिन एक अलग से सर्विस है जो डीलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा है और उस पे डीलर प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्ट सर्विस टू द सप्लायर एंड अकॉर्डिंगली उस पे जीएसटी वुड बी चार्जेबल। तो उस पे जीएसटी लगेगा क्योंकि एक सेपरेट सर्विस है जो डीलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब कुल मिला के सप्लाई में केवल पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के पॉइंट पे 3 सवाल जवाब आए। ठीक, तो लगभग वॉल्यूम 1 में जितने भी चैप्टर्स हमारे थे उसमें अमेंडमेंट्स के पार्ट में यही था। उसके बाद अगले उसमें आए तो अगला चैप्टर आपका आता है आईटीसी, मतलब वॉल्यूम 2 का धुरंधर चैप्टर। तो आपको ऐसा आईटीसी से कुछ डर लगा क्या खत्म होने के बाद? हाँ, बड़ा चैप्टर लगता है क्या? 16, 17, 18 आप जानते हैं 3 चैप्टर उंगलियों में खत्म। तो मीनिंग देयर बाय 16, 17, 18 3 सेक्शन का कानून था। हाँ, उसमें छोटी छोटी बातें आपने सेक्शन 49(5) मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन भी पढ़ा था, 2 रूल 86A रूल 86B भी पढ़ा था। पूरे चैप्टर में आखिरी जाते जाते जब आपने रूल 86B पढ़ा था तो रूल 86B क्या चीज का था मुन्ना? कि जिसका मंथली टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होता है और उसको कंपलसरी 1% टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कंपलसरी कैश लेजर से देना पड़ता है। तो ये अपन ने सीखा था कि मैक्सिमम आईटीसी कितना यूज कर सकता है, 99%, यही सीखा था आपने, करेक्ट। लेकिन क्या हमेशा रूल 86 भी लगेगा क्या? नहीं, कुछ उसके एक्सेप्शंस भी आपने देखे थे, जैसे कि भैया मैं तो आपको ऑलरेडी दे ही रहा हूं ना, तो दोबारा देने की क्या जरूरत है? तो अगर मैं साबित कर दूं कि पिछले 2 साल से मैं 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स दे रहा हूं, तो क्या रूल 86 भी लग रहा था क्या? नहीं लग रहा था। अगर गवर्नमेंट को लगे हम इससे क्या ये हमसे ले रहा है, अगर वो रिफंड ले रहा है, तो याद करो अगर 1 लाख से ज्यादा का आपने आईटीसी वाला रिफंड अगर लिया है गवर्नमेंट से, करेक्ट, तो भी रूल 86 भी नहीं लगता था। मैं अगर साबित कर दूं क्यूम्युलेटिव इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से अभी तक मैं ऑलरेडी 1% से ज्यादा पैसा आपको कैश में पे कर चुका हूं, तो क्या दोबारा मेरे को अभी 1% देना पड़ेगा? नहीं, ये तो इस महीने मेरा परचेज ज्यादा हो गया, सेल कम हो गया तो इनपुट ज्यादा है, पर मैं आप अप्रैल से अभी तक देखो तो मैं ऑलरेडी आपको 1% से ज्यादा पे कर चुका हूं, तो मुझे दोबारा उस महीने में 1% पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, करेक्ट। या खुद गवर्नमेंट के लोगों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी हो जाती है 1% देने पे, तो उन लोगों, ये 4 एक्सेप्शंस पढ़े थे आपने, हाँ कि ना? बढ़िया। तो अमेंडमेंट क्या आया, यानी ये 4 तो वही है जो अब आप देख चुके हैं। देखिए, 1 लाख से ज्यादा का आपने इनकम टैक्स दिया, ये पहले भी आप पढ़ चुके थे। 1 लाख से ज्यादा रिफंड लिया 54 सबसेक्शन 3 आईटीसी वाला, करेक्ट। तो इसमें आईटीसी के 2 टाइप के रिफंड होते हैं, वो सब 2 पॉइंट में दे के रखा हुआ है, याद करो मैंने आपको सिखाया था। एक होता था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड लिया, करेक्ट, जहाँ पे आउटपुट का टैक्स कम होता है, इनपुट का टैक्स का रेट ज्यादा होता है, तो वो वाला रिफंड आप ले रहे, या जीरो रेटेड सप्लाई वाला रिफंड ले रहे, तो ये 2 रिफंड थे, तो उसके 2 पॉइंट कर दिए। उसके बाद ऑलरेडी क्यूमुलेटिव 1% से ज्यादा मैं पे कर चुका हूँ, या अगर आप ये लोग हैं तो इन लोगों पे वो 1% वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, तो ये तो ऑलरेडी पहले ही था। अब एक नया पॉइंट ऐड हुआ, एक नया पॉइंट ऐड हुआ, तो इस पे तो थ्योरी का ही सवाल आता ही रहता है कि रूल 86 भी क्या है बताइए और उसके एक्सेप्शन बताइए। मई 26 में तो इसका एआई से जनरेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, करेक्ट। वो प्योरली दिख ही रहा है पढ़ने से कि एआई जनरेटेड क्वेश्चन है, बट ठीक है चलो, वो एआई है नहीं है, क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस का है तो बनाना है। तो कहने का मतलब कि रूल 86 भी ये तो था ही,
अब इस पे थ्योरी भी कई बार पूछता है कि रूल 86 भी क्या एक्सप्लेन करिए और कब कब नहीं लगता वो बताइए। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स जो थे ऑलरेडी वो तो समझाने ही थे, छठवा ऐड हो गया। छठवा क्या ऐड हुआ? द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द मैन्युफैक्चरर shall be exempted from provision of this rule only in respect of goods which are specified in Rule 31D on which tax has been paid by the supplier on the basis of retail sale price। सर ये क्या है? करेक्ट, समझिंग देयर बाय। कहने के बाद रूल 86 भी तो आपके सिलेबस में है, लेकिन रूल 31D तो सिलेबस में ही नहीं है। तो रूल 31 अगर सब किस में आता है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई याद करें, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई या तो 15(1) से निकलता है। 15(1) से कब निकलता है? जब सेलर बायर अनरिलेटेड हो और प्राइस सोल कंसिडरेशन। लेकिन अगर सेलर बायर रिलेटेड हो या प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 15(4) से निकलता है, या कुछ नोटिफाइड सप्लाईज के केस में 15(5). अब 15(4) जो है वो कब लगता है? जब सेलर बायर या तो रिलेटेड हो जाए या प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो। तो वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलता है रूल 27, रूल 28, 29, 30 एंड 31। तो ये रूल्स बने हुए उनके लिए। क्या ये आपके सिलेबस में है? नहीं। फिर कुछ नोटिफाइड सप्लाईज हैं। कुछ नोटिफाइड सप्लाई जो कहां नोटिफाइड है? वो नोटिफाइड है रूल 31A, 31B, 31C और रूल 32। तो ये जो थे ये नोटिफाइड सप्लाईज थे जिन पे 15(5) लगता है कि अगर आप ये काम करोगे तो उस पर आपको ऐसा 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 वैल्यू होगा और उस पर आपको ऐसा 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 टैक्स देना है। तो ये नोटिफाइड सप्लाईज थे। उसमें एक नया रूल ऐड किया गया, वो है रूल 31D। अब रूल 31D किसके लिए है? खैनी खैनी, चैन से मजा लो। तो अगर ऐसे टोबैको, पान मसाला, ये सब का आपका काम होता है तो उनको अब बोला गया कि आप जो टैक्स देंगे, वैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू, आप जितने में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। लेकिन इन नोटिफाइड सप्लाईज में बोला आपका जो एक तरीके से रिटेल सेल प्राइस होता है, आरएसपी, जिसपे आप बेचते हैं प्रोडक्ट को, तो वो जो छपा हुआ है, आप एक्चुअल में कस्टमर को किस भी दाम पे बेचो, याद रुपए 100 रुपए छपा हुआ है, आप बेच 80 रुपए पे रहे हो, तो क्या सिखा था अपन ने? जीएसटी किस पे लेना है? 80 रुपए में। करेक्ट। लेकिन इनको बोला तुम 100 रुपए में दोगे, क्योंकि 100 रुपए छपा हुआ है तो तुम जीएसटी हमको 100 रुपए में दोगे। आपका जो रिटेल सेल प्राइस है आप उस दाम पे हमको जीएसटी दोगे। रूल 31D नोटिफाइड सप्लाईज के केस में वैल्यू ये होता है। ठीक, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है रूल 31D, लेकिन 86 भी तो है ना। अब उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो अदर देन मैन्युफैक्चर, जो खैनी खैनी बनाता है, उस पे तो 86 भी लगेगा, उस पे 86 भी लगेगा रूल। करेक्ट। तो मंथली सेल 50 लाख से ऊपर होगा तो वो 1% कैश देगा। लेकिन जो ट्रेडर्स है, जो खैनी खैनी खाली बेचते हैं, बनाते नहीं है, और टैक्स ऑलरेडी रिटेल सेल प्राइस पे दिया हुआ है, रिटेल सेल प्राइस पे दिया हुआ है रूल 31D में, वो लोग ये 1% वाला लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट। अब 31D तो नहीं है लेकिन 86 भी है, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। करेक्ट, कि रजिस्टर्ड पर्सन कौन? अदर देन मैन्युफैक्चरर। अदर देन मैन्युफैक्चरर मतलब ट्रेडर। रूल 31D पान मसाला, तो उनके लिए ये एक अमेंडमेंट आया था। तो नया रूल ही ऐड हुआ था 31D उधर वैल्यू ऑफ सप्लाई में, नॉट एट इंटर लेवल। कॉन्सिक्वेंशियल एडिशन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 86 भी इन योर सिलेबस। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हो सकता है केस बेस्ड बना के जोड़ दे, या इंडिपेंडेंट 86 भी के एक्सेप्शन पूछे तो ये पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द एडिशन। ठीक बात है। तो ये आपका आईटीसी में एक ही चेंज था जो अपन ने देख लिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट आएगा आपके एग्जाम में, वो आएगा ऑन द टॉपिक रजिस्ट्रेशन। करेक्ट। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट जो है वो क्या है? अमेंडमेंट मतलब और ज्यादा, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके अमेंडमेंट, मतलब एक नया रूल इंसर्ट किया गया, वो है रूल नंबर 9A एंड 14A ऐसा करके। करेक्ट। अब वो रूल क्या है? आमतौर पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? आप अप्लाई करते हैं REG 01। 01 कितने पार्ट्स में होता था याद करो? 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिक इंफॉर्मेशन होता था, फिर पार्ट बी आपको भरना पड़ता था। अच्छा, कब माना जाता था ये अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन? पार्ट ए भरने के बाद कि पार्ट बी भरने के बाद? पार्ट बी। मान लो आपने पार्ट बी भरा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था? पार्ट बी जैसे ही भरा क्या मिलता था? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट किस में मिलता था? REG 02 में। कब तक मिलता था? करेक्ट। सो आप REG 01 में अप्लाई करते थे,
REG 01 में अप्लाई करने के बाद आपको तुरंत एक्नॉलेजमेंट मिलता था REG 02 में। अब REG 02 में एक्नॉलेजमेंट मिलता था, उसके बाद आपको क्या समय मिलता था? आपको या तो REG 03 मिलता था या REG 06 मिलता था। अब ये कितने दिनों में मिलता था? तो ये आप जानते हैं, या तो 7 दिन होता था या 30 दिन होता था। 7 दिन किसके लिए? आधार। 30 दिन किसके लिए? नो आधार। करेक्ट, ऐसा करके अपन ने पढ़ा था। हाँ। अब एक का कंप्लीटली और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हैं, जैसे याद करो पहले मैंने बताया था, पहले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में होता था? 3 दिनों। लेकिन कुछ लोगों ने इसका मिस यूज किया, तो गवर्नमेंट ने 3 दिन को बढ़ा के पहले तो 7 दिन किया, और उसमें भी जो आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं है उनका 30 दिन कर दिया। करेक्ट, तो ये चेंज किया था। लेकिन अब वो कुछ लोगों की बदमाशी के चक्कर में जो जेन्युइन लोग हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन डिले हो रहा था, तो वापस से ये कंसेप्ट लाए। क्या कंसेप्ट लाए? कि अगर आप छोटे मोटे बिजनेस हैं, छोटे मोटे बिजनेस का क्राइटेरिया इसमें क्या दे रहा है? अगर आपकी मंथली आउटपुट लाइबिलिटी जीएसटी की 2.5 लाख रुपए तक है, मंथली आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी, सेल नहीं बोल रहा, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी मंथली 2.5 लाख तक की अगर आपकी है, तो आप चाहो तो रिस्क पैरामीटर गवर्नमेंट का बोलता है कि 2.5 लाख से कम जीएसटी लाइबिलिटी महीने की है तो छोटा मोटा बिजनेस है गवर्नमेंट की नजर में। करेक्ट, तो आप अगर वो डिक्लेरेशन दो कि आपकी लाइबिलिटी महीने में 2.5 लाख से ऊपर की नहीं होगी, और आप जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन ऐसा छोटा मोटा वाला रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो और आधार से ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हो, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे 3 दिन के अंदर अंदर। तो वापस से वो 3 डेज रिटर्न हो गया है। पर अब वो 3 डेज कंडीशनल रिटर्न है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे वो खुद ही पूछ लेगा कि क्या आप रूल ऐसा 9A/14A में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं एज अ छोटे मोटे डीलर जिसमें रिस्क कम होता है। तो अगर वो रिस्क पैरामीटर में गवर्नमेंट के आप कम आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी भी दिया जा सकता है। गवर्नमेंट बोलेगी छोटा मोटा बिजनेसमैन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये इतना चोरी नहीं कर सकता। ठीक, तो ध्यान में रखिए इसी बात को, मतलब ये रिस्क पैरामीटर है। ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन टू बी ग्रांटेड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर लो रिस्क एप्लीकेंट्स। तो जो लो रिस्क गवर्नमेंट की नजर में जो लो रिस्क एप्लीकेंट है उनके लिए ऑटोमेटिक जनरेशन की बात हो रही है। एनी पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8 और रूल 12, रूल 8 किसका है? नॉर्मल लोगों का, जो आप पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं। रूल 12 टीडीएस वालों का रजिस्ट्रेशन, या फिर रूल 17 यूइन वालों का रजिस्ट्रेशन, ये तीनों के लिए है प्रोविजन। क्या? शेल अपॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। तो ये गवर्नमेंट का अपना डेटा एनालिसिस रिस्क पैरामीटर होता है, जिसके बेसिस पे डिसाइड करती है गवर्नमेंट की ये रिस्की व्यक्ति है कि नहीं है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे। करेक्ट, be granted the registration electronically by the common portal within 3 working days from date of submission of application। तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन बोल रहा है। करेक्ट, तो आप अप्लाई करो, सबमिट करो, भले ही वो पूरा प्रोसेस जो लिखा हो, नॉट विथ स्टैंडिंग रूल 9 रूल 10 ये वेरीफाई होगा, शो का नोटिस जाएगा, जवाब कुछ नहीं, सीधा आप अप्लाई करो, धड़ 3 दिन के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा बोल रहा है। करेक्ट, गारंटेड द रजिस्ट्रेशन अगर आप गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में लो रिस्क वाले व्यक्ति में आते हैं तो ये रूल 9A है। करेक्ट, कि दिस रूल ओवरराइड्स रूल 9। रूल 9 क्या था? पूरा वही वेरिफिकेशन का प्रोसेस था ना, वो सब खत्म। मतलब आप अप्लाई करो, सीधा धड़ाधड़ नंबर मिलेगा आपको, फास्ट ट्रैक नंबर। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट इफ सिस्टम data analysis and risk assessment algorithm classify the applicant as low risk, he will be automatically granted registration within 3 days। तो अगर वो गवर्नमेंट के उसमें लो रिस्क पैरामीटर में आया तो ऑटोमेटिक 3 दिन में मिल जाएगा, ये रूल 9A बोलता है। और आपको जो अप्लाई करना है, जो मैंने अभी बताया, वो रूल 14A है। तो एग्जाम में सवाल चांसेस है रूल 14A पे स्पेसिफिक पूछे, क्योंकि जो अमेंडमेंट होता है वो स्पेसिफिक 5 नंबर के सवाल बन के आते हैं। जैसे पिछले अटेम्प्ट या उसके पिछले अटेम्प्ट में रूल 10B पे सवाल आ गया। करेक्ट, रूल नंबर 10B नया आया था, दैट इज 10A, बैंक डिटेल्स अपडेटेड, रूल 10A होता है। 10B क्या है कि आधार नहीं है तो अदर वायबल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो बताओ। तो अदर वायबल डॉक्यूमेंट्स भी, अगर आधार नहीं होता तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो लिस्ट थी, वो 10B में लिस्ट थी, वो पूछ लिया था 5 नंबर का सवाल बन के।
तो ऐसे अमेंडमेंट सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे, तो आपसे रूल 40 ने ही सीधा पूछ लेगा सितंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 3 का भी जीएसटी का। तो जब ऐसा पूछ ले तो ये किसके लिए है, ऑप्शन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, दिस इज ए रेटेड अमेंडमेंट टू गेट रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली, करेक्ट, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट में नहीं है, तो ये आपको इससे पढ़ना है, कंपलसरी पढ़ना है। तो क्या बोल रहा है, ये एलिजिबिलिटी किसकी है बता चुका आपको, एनी पर्सन हु हैज मेड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8, मतलब जिसने रूल 8 में अप्लाई किया, मतलब किसके लिए है, नॉर्मल 1 से 6 वाले प्रोसेस लोगों के लिए, टीडीएस वालों के लिए नहीं, यूएन वालों किसी के लिए नहीं, 1 से 6 जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं आरईजी 01 से 6 वाले, उनके लिए, करेक्ट। अगर उसकी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विस मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख रुपया पर मंथ, उसकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा नहीं होती जो मैंने बताया। तो 2.5 लाख कौन सा सर, सीजी की एसजी की दोनों, टोटल बोल रहा है ना, तो मतलब टोटल जब आप करोगे तीनों कॉलम ऑफ जीएसटी का तो वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर मंथ। अब पर मंथ है तो अगर 18% रेट होगा तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 18% कर लो तो सेल कितनी होगी वो आपको एक अंदाजा लग जाएगा। 5% वाला होगा तो कितनी सेल चाहिए 2.5 लाख पहुंचने के लिए, वो अंदाजा लग जाएगा। तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए किसी महीने, आप ऐसा डिक्लेरेशन दोगे। एलिजिबल कौन है, जो 1 से 6 रजिस्ट्रेशन कराता है, जिसकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा की नहीं होती, और आधार कंपलसरी है, उसका आधार होना चाहिए, अनलेस 25(6)D में उसे माफ किया गया था, याद है 6A 6B 6C 6D। तो चौथे वाले में क्या था, गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बाहर कर दिया था कि तुमको आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं। तो अगर आधार की जरूरत नहीं है तो बात अलग है, अदरवाइज आधार होना चाहिए। तो आधार मस्ट है, 2.5 लाख के अंदर की लाइबिलिटी होना, और 1 से 6 वालों का रजिस्ट्रेशन है, ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सीधा सीधा ही सवाल पूछेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये जल्दी रजिस्ट्रेशन पाने का, तो ये 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। नॉर्मल लोगों के लिए यानी 1 से 6 वालों के लिए जो रूल 8 में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी 2.5 लाख के अंदर होनी चाहिए और आधार होना चाहिए, अनलेस आधार की माफी है 25(6)D में, तो बात अलग है। को एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा इस ग्राउंड पे, एक स्टेट में आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, पर एक ही रजिस्ट्रेशन आपको इस बेसिस पे मिलेगा, बाकी हर बेसिस पे ये रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मतलब एक स्टेट में एक बार आप ये कर सकते हो। A taxpayer can have only one registration per state under this option against the same pen. तो एक रजिस्ट्रेशन पे आप ये ऑप्शन लोगे, इट ओवरराइड्स रूल 11 जो प्रोवाइड करता है सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट, मतलब a taxpayer can only have one registration per state। तो आपका स्टेट में फिर एक ही रजिस्ट्रेशन इस बेसिस पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन कराए पड़े अलग अलग और सब में 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख के अंदर करके 3-3 दिन के अंदर वाला रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, नहीं चलेगा। तो अगर ऐसा है तो मतलब एक एक क्राइटेरिया देखो, एलिजिबिलिटी सीख गए, उसके बाद सिंगल रजिस्ट्रेशन भी सीख गए, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा 3 दिन के अंदर। जो नॉर्मल प्रोसेस 7 दिन, फिर रिप्लाई करो 7 दिन, फिर अगला नंबर अगले 7 दिन, कुछ नहीं, विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाएगा, करेक्ट। लेकिन भाई मैंने शुरू बिजनेस किया था तब मुझे लगता था 2.5 लाख क्रॉस नहीं करेगा, अभी हो गया तो क्या करें, विड्रॉल फ्रॉम द ऑप्शन, फिर आपको इस स्कीम से विड्रॉ करना पड़ेगा। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑप्शन ही शैल फाइल एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब अब रजिस्ट्रेशन तो हो चुका होगा, आपने रजिस्ट्रेशन तो करा चुका, रजिस्ट्रेशन मिल चुका, लेकिन अगर अब आपका बिजनेस बढ़ गया और लाइबिलिटी 2.5 लाख से ऊपर हो गई तो क्या, फिर आपको एक फॉर्म होगा वो भरना पड़ेगा पोर्टल में, जिससे गवर्नमेंट को पता चले कि अब आप छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं बड़े बिजनेसमैन हो गए। तो फिर हो सकता है फिर ऑफिसर आ जाए एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करने, और मतलब फिर जैसे नॉर्मल लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो, रजिस्ट्रेशन तो हो चुका, वो कहानी खत्म हो चुकी, पर अब आगे तो आप नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करेंगे उसके लिए। तो कब विड्रॉ करना है, अरे पहले तो विड्रॉल का ऑप्शन आपको कब देंगे, पहले तो रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑप्शन ही शैल फाइल एन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। लेकिन कब आपको विड्रॉ करने नहीं दिया जाएगा, अगर आपका एक भी रिटर्न पेंडिंग है, तो अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी अलाउड टू फाइल सच एप्लीकेशन, आप ये एप्लीकेशन कब फाइल कर सकते हो, ओनली इफ ही हैज फर्निश्ड ऑल रिटर्न्स ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल। मतलब इस ऑप्शन से विड्रॉ करना है तो सारे रिटर्न्स टिल डेट जितने भी है सब अपडेटेड होने चाहिए, कोई भी रिटर्न पेंडिंग नहीं होना चाहिए, और कैंसलेशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं होनी चाहिए। कैंसलेशन की प्रोसीडिंग्स कब इनिशिएट होती है, या तो आपने 16 फाइल कर दिया आरईजी 16 तो इनिशिएट हो गया, 30 दिन के अंदर कैंसिल हो जाओगे 19 में, या ऑफिसर ने कहानी शुरू कर दी थी 17 से शो कॉज नोटिस, तुरंत नंबर सस्पेंडेड हो गया,
तो जैसे ही REG 17 मेरा प्रोसीडिंग तो इनिशिएट हो गई। कुछ याद आ रहा है कि सब नया नया लग रहा है? सब याद आ रहा है। तो REG 17 में अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई तो अब आप ये विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब जब अगर कैंसिलेशन का प्रोसेस चल रहा है तो आप इसको क्या विड्रॉ कर रहे हो इस स्कीम से, वो नहीं कर सकते। ठीक। आधार ऑथेंटिकेशन एंड अदर वेरिफिकेशन टू अप्लाई टू विड्रॉल बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। फिर मतलब उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन और वो सब की पूरी कहानी होगी कि नहीं होगी, ये अगेन वही गवर्नमेंट का जो सॉफ्टवेयर है उसके डेटा रिस्क पैरामीटर पे आप कहाँ हैं उसके बेसिस पे आगे का प्रोसेस होगा। करेक्ट। तो वो वही है, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट अलोंग विथ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब ये पूरी कहानी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और फिर एक एक्नॉलेजमेंट आएगा फॉर विड्रॉल ऑफ द ऑप्शन। मतलब आप ये ऑप्शन से बाहर आ गए, उसका एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। अप्रूवल रिजेक्शन ऑफ विड्रॉल एप्लीकेशन, मतलब ऑफिसर पर पावर है, अप्रूव भी कर सकता है आपके एप्लीकेशन को, रिजेक्ट भी कर सकता है। एप्लीकेशन फाइल फॉर विड्रॉल शेल बी वेरीफाइड, तो वेरीफाई होगा। नंबर 2, आफ्टर वेरिफिकेशन या तो अलाउ कर दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बार विड्रॉल इज अलाउड, एक बार विड्रॉल हो गया, रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी एबल टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एक्सीडिंग 2.5 लाख। अभी तक तो मतलब इसी स्कीम में मैं 2.5 लाख से ऊपर का लायबिलिटी में रिटर्न ही फाइल नहीं कर सकता ना। तो 2.5 लाख ये सब अभी चालू हुआ है, तो रिटर्न में इसके इंपैक्ट आगे आएंगे। अगर मेरा 2.5 लाख से ऊपर की लायबिलिटी और मैंने रजिस्ट्रेशन इसमें लिया था तो मेरे को तो वो रिटर्न ही फाइल करना नहीं देगा ना, तो मेरे को फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अब आप ये फॉर्म भरोगे तो उसके अगले महीने से जब अप्रूवल हुआ, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ इन विच द सेड ऑर्डर हैज बीन इशूड, जब ऑर्डर आया कि ठीक है आप ये स्कीम से बाहर हो रहे हो, अब नॉर्मल व्यक्ति बन रहे हो, तो उसके अगले महीने से आप जो अपना GSTR 1 फाइल करोगे उसमें आउटपुट GST लाइबिलिटी 2.5 लाख से ज्यादा की बता सकते हो। तो इफेक्टिव डेट क्या है ये देख लेना, केस बेस्ड MCQ में बना के पूछ सकता है। तो फर्स्ट डे अगले महीने से, जब से ऑर्डर आया उसके अगले महीने से, तो वहां से फिर आपकी आउटपुट लाइबिलिटी 2.5 लाख से ऊपर की हो सकती है। Once a registered person has been allowed to withdraw the option under this rule, he can't raise their output liability beyond the prescribed limit of 2.5 लाख for the period prior to first day of succeeding month in which withdrawal order has been. पहले की लाइबिलिटी आप 2.5 लाख से ऊपर नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि इसी शर्त पे आपको ये रजिस्ट्रेशन, फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन दिया गया था। करेक्ट। Where proceedings for cancellation has been initiated by the officer after filing of withdrawal application. आपने withdraw का application फाइल किया था और उसके बाद अगर proceeding चालू हो गई तो क्या? And the said proceedings are pending, withdrawal application shall be rejected by the proper officer. तो ऑफिसर क्या करेगा, मतलब मैंने अप्लाई कर दिया था इस स्कीम से बाहर आने का, उसके बाद कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग चालू हो गई, तो अब क्या करे? तो ऑफिसर पहले तो मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो ही शैल रिजेक्ट by the proper officer and provision relating to approval of application on deemed basis shall not be applicable in such case. तो मतलब इतने दिन में जवाब नहीं दिया तो ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाता है, वो सब कुछ नहीं होगा, तो वो डीम्ड रिजेक्टेड माना जाएगा इस केस में। तो आपने मतलब क्या हुआ, मैंने अप्लाई किया था स्कीम से बाहर आने के लिए, करेक्ट, उसके बाद ऑफिसर ने कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग चालू कर दी मेरे खिलाफ, 17 पकड़ा दिया, तो मेरा जो एप्लीकेशन था वो क्या है, वो डीम्ड रिजेक्टेड हो गया। ऑफिसर थे वो, ऑफिसर वो मेरे एप्लीकेशन को विड्रॉ, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लिया, ऐसा हो जाएगा। करेक्ट। फिर जो भी चेंजेस आपने बताई है वो सब इफेक्टिव हो जाएगी आपके रजिस्ट्रेशन, उसमें अमेंडमेंट में। करेक्ट। वेयर देयर इज चेंज इन पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, such particular should be amended before filing of application for withdrawal। मतलब अमेंडमेंट अगर कुछ है चेंजेस में तो वो चेंज भी आपको करना चाहिए। तो ये सेकेंड अमेंडमेंट इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एग्जामिनेशन पे, क्योंकि इनके अंदर में से एक पॉइंट पे 5 नंबर बना देगा। ठीक। फिर तीसरा तो कुछ नहीं, लिंकेज है। रूल 9 एंड रूल 14 है इनकॉर्पोरेटेड इन रूल 10.1। 10.1 मतलब जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है जिस्टिन, 15 डिजिट का जिस्टिन, तो ये 9A और 14A में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो भी, उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले ऐसा बोलता था जिनका रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हुआ रूल 8, 9, 10 के प्रोसेस में उन्हीं को उनका सर्टिफिकेट होता। तो अब ये बोले इसके अंदर भी जो आएंगे लो रिस्क पैरामीटर वाले 9A में और ये 2.5 लाख के अंदर वाले 14A में, वो जो आएंगे उनके लिए भी ये रूल अप्लाई होगा, मतलब जिस्टिन वाला। तो रूल 9, 9A, 14A उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसी बेसिस पे मिलेगा। तो वही देखो 15 डिजिट का जो है, दो पहले 2 स्टेट कोड, अगले 10 पेन, फिर एंटिटी कोड और चेकसम कोड, तो ये 15 डिजिट का जिस्टिन इनको भी मिलेगा। तो ये क्या है, ये है आपका रजिस्ट्रेशन का कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट।
उसके बाद TDS TCS चैप्टर, ये कोई नया अमेंडमेंट नहीं, अगेन ये सेम चीज है। कौन सा वाला, यही देखो, लोकल डिलीवरी वाला। ये वही 9-5 का रिलेशन यहाँ पे भी आता है TCS में, कभी TCS लेना है कभी 9-5 लेना है। 9-5 नहीं लगेगा तो TCS लगेगा, TCS नहीं लगेगा तो 9-5 लगेगा। तो यही सेम जो वहां समझा रहा था वही चीज यहाँ पे भी, लोकल डिलीवरी नोटिफाइड सर्विसेज 9-5 वाली लिस्ट यहाँ पे भी सेम रिपीट है। तो ये क्या है, ये है आपका TCS। रिटर्न फाइलिंग चैप्टर, अभी तक मैंने आपको बताया था जो GSTR 9 है, GSTR 9 क्या चीज का होता था, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता था, हाँ, जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर किससे ज्यादा हो, 2 करोड़। पर मैंने बोला था ऐसा कहीं लॉ में लिखा है, लॉ में तो कहीं नहीं लिखा है, वहां तो क्या बोला था, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो है, अदर देन बस वो जो 1-3 भी फाइल नहीं करते, वो एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करते, बाकी तो सब रजिस्टर्ड पर्सन ने एनुअल रिटर्न फाइल करना है। हालांकि मैंने बताया था हर साल गवर्नमेंट क्या कर रही है, GST आया तब से लेके अभी तक हर साल एक नोटिफिकेशन लाती है और उसमें क्या बोलती है कि 2 करोड़ के ऊपर वाले ही एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, 2 करोड़ के नीचे वालों के लिए ऑप्शनल है, करना है तो करे, नहीं करना है ऐसी तैसी कराए। करेक्ट, ऐसा गवर्नमेंट हर साल बोलती थी। अब गवर्नमेंट खुद ही बोला क्या हर साल हम अपनी ऐसी तैसी कराएं, हर साल नोटिफिकेशन लाते हैं। अभी क्या किया, परमानेंट नोटिफिकेशन दिया आया सीधा, क्या कि नहीं लगेगा भाई, 2 करोड़ के नीचे वालों को नहीं लगेगा एनुअल रिटर्न, वो परमानेंटली पावर दे दिया। देखो ये वही चीज है, इन एक्सरसाइज ऑफ द अबव पावर, कमिश्नर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स हैज exempted registered person whose aggregate turnover in any financial year is कितना, up to 2 crore rupees from filing of annual return of that said financial year। मतलब अब ये पावर सीधा 44 के अंदर कवर ही कर दिया और सीधा बोल दिया अब हर साल अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, 2 करोड़ के ऊपर वालों का एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट, मतलब अंदर 2 करोड़ के अंदर वालों का एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। आगे बात समझ में, तो ये रिटर्न फाइलिंग का अमेंडमेंट है। ये क्या है, ये पूरा अपना एक्सक्लूसिव अमेंडमेंट है, ऑल एप्लीकेबल फॉर सितंबर 2026। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में अमेंडमेंट्स है वेरी हाई वेटेज क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन कंपलसरी में तो आता ही है, एक इंडिपेंडेंट सवाल भी एक्सक्लूसिव एग्जामिशन पे मतलब अमेंडमेंट पे आ जाता है। करेक्ट, तो इसको बाकी एग्जाम की जो आप तैयारी करें नहीं करें, जब एग्जाम हॉल में जिस दिन आपका GST का पेपर हो, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले रात को या अगले दिन सुबह जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह इस लिस्ट को एक बार नजर घुमा के जरूर आपने जाना है शॉर्ट में। आगे बात समझ में, सो दिस इज एंटायरली एग्जामिशन। तो ये पूरा एक्सक्लूसिव बैच था अमेंडमेंट का। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।